तो श्री हरि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र का पाठ 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आपको अभ्यास के सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, वैश्वीकरण का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया। 1950 एवं 1960 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई और इस अवस्था में इन नवोदित उद्योगों को आयात में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। सन 1991 में आर्थिक नीति परिवर्तन किया गया। सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिससे देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा और वे अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इसलिए विदेशी व्यापार एवं निवेश पर से अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का सुगमता से आयात किया जा सकेगा और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकेंगी। सरकार द्वारा अवरोधकों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? आंसर हो जाएगा, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद देगा। श्रम कानूनों में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में निवेश करेंगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगारों का सृजन होगा तथा साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार होगा और उत्पादन की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी होगा। श्रम कानूनों में लचीलेपन के बाद अनेक भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ। इन कंपनियों ने अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ अर्जित किया। चौथा प्रश्न है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? तो आंसर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य साधन मिल सकते हैं, जहां सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल हों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, लेकिन अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उनका उत्पादन का प्रसार करती हैं। जैसे
एक अमेरिकी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने अत्यंत छोटी भारतीय कंपनी परख फूड्स को खरीद लिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जिनका विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है, जो अपने ब्रांड नाम से इसे ग्राहक को बेचती हैं। अगला प्रश्न है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। इनका मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं, इसलिए कोई अवरोधन नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। इसके लिए विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम लागू करता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देश व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश हुए हैं, जबकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। विकासशील देश समय समय पर विकसित देशों की सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने विश्व व्यापार संगठनों के नियमों को ताक पर रखकर अपने देश में अवरोधक बना रखे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत है? यदि विकासशील देश विश्व व्यापार संगठनों के नियमों को मानकर अवरोधकों को हटा रहे हैं तो विकसित देशों को भी अवरोधकों को हटाना होगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर हो जाएगा, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु यह प्रभाव एक समान नहीं है। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धाओं में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को तो लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की अपेक्षा एक उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता टिक नहीं सके। कई इकाइयां बंद हो गईं, जिनके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं रहा। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिला। ये सभी प्रमाण संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। अगला है, वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? आंसर हो जाएगा, सरकार द्वारा व्यापार पर से अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए कर सकती है।
सरकार द्वारा उदारीकरण करने से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकेगा तथा विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यालय और कारखाने खोल सकेंगी। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी होगी, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। 8वां प्रश्न है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के लिए एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में निम्न प्रकार से मदद करता है। पहला हो जाएगा, विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजारों में पहुंचने का अवसर मिलता है। इससे उत्पादक अपने देश के बाजारों के साथ साथ विश्व के बाजारों से भी प्रतियोगिता कर सकता है। दूसरा, ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने देश में ही उपलब्ध होने लगती हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय कंप्यूटर बाजार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से भारतीय तथा विदेशी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होगी। यदि विदेशी कंपनियों के कंप्यूटर बेहतर साबित होंगे तो भारतीय उपभोक्ता के सामने अधिक विकल्प होंगे। भारतीय कंपनियां भी अपनी हानि को कम करने के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता और कीमतों में सुधार करेंगी, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। 9वां प्रश्न है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। मेरे अनुसार आंसर है ये, मेरे अनुसार आज से 20 वर्ष बाद भी वैश्वीकरण न केवल जारी रहेगा बल्कि वह अपने चरम पर होगा। विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होंगी, उनमें वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रमिकों का आदान प्रदान बहुत अधिक होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अधिक से अधिक निवेश करेंगी। विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्से पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होगा। इस अवस्था में वैश्वीकरण के कारण व्यापार और निवेश के क्षेत्र में विभिन्न देशों में एकीकरण में वृद्धि होगी। एक देश की तकनीक, पूंजी और श्रम दूसरे देश के काम आने लगेंगे, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अगला प्रश्न है 10वां, मान लीजिए कि आप दो लोगों के तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई और दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? उत्तर हो जाएगा, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सकारात्मक भी रहा है और नकारात्मक भी। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद पहुंचाई है तथा कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास को क्षति पहुंचाई है। मेरा विचार है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। लोगों को नई व उन्नत तकनीकी वस्तुएं तथा बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, किंतु ये विकास असमान रहा है। अर्थात इससे बड़े बड़े उद्योगपतियों, शिक्षित व धनी उत्पादकों व धनी उपभोक्ताओं को तो लाभ हुआ है, किंतु छोटे उद्योगपतियों, सुशीला जैसे श्रमिकों तथा विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाया है। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत में कई लघु और कुटीर उद्योगों को लगभग नष्ट कर दिया है। श्रम कानूनों में वैश्वीकरण के कारण बहुत लचीलापन आ गया है, जिससे लोगों का रोजगार अनिश्चित हो गया है। अब जबकि वैश्वीकरण अनिवार्य विकल्प है, तो सरकार द्वारा वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत और सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसका लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे। सरकार को छोटे उद्योगपतियों को सस्ते दामों पर ऋण देकर, बेहतर बिजली की सुविधाएं देकर विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना चाहिए। विकासशील देशों को विकसित देशों पर अपने व्यापार और निवेश का उदारीकरण करने का दबाव डालना चाहिए। 10वां प्रश्न रिक्त स्थानों वाला है।
तो इसमें हमने रिक्त स्थानों के उत्तर नीचे दिए हुए हैं। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाज़ारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार बढ़ रहा है। अब इसमें खाली स्थान आप भरते जाएंगे। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाज़ारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि यहाँ उन्हें उचित परिस्थितियाँ मिल रही हैं, जैसे बड़ा बाज़ार, सस्ते श्रमिक आदि। जबकि बाज़ार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते निर्यात और 5वें में और उदारीकरण के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा। तो इस तरह से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी और ये प्यारा पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये सही जोड़ियों का है। तो इसमें जो सही जोड़ी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों, अब इसके साथ जोड़ देंगे, नीचे दिया हुआ है बा, कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान नियमन के लिए किया जाता है। दूसरा खा जो है, आयात पर कर और कोटा का उपयोग, व्यापार, इसके साथ या को जोड़ेंगे, व्यापार अवरोधक। फिर गा है, विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां, तो गा के साथ में दा को जोड़ना है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और रेनवेक्स, ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जो विदेशों में कई देशों में अपना व्यापार कर रही हैं। घा है, आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है, तो घा के साथ जोड़ेंगे सा को, कॉल सेंटर। फिर इंगा है, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है, तो इसके साथ में आ जुड़ जाएगा, मोटर गाड़ियों पर खरीदती है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प जो हैं, पहला है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा का, देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं और लोगों का। दूसरा है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, तो बड़े आ का उत्तर हो जाएगा खा, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। फिर ई, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, इसका उत्तर हो जाएगा खा, विकसित देशों के लोगों को। अगला अतिरिक्त परियोजना कार्य है, ये कार्यकलाप के अंतर्गत दिया हुआ है। कुछ ब्रांडेड उत्पादों को लीजिए जिनका हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं इत्यादि। जांच कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित हैं। तो जैसे साबुन है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कई देशों में इसकी कंपनियां चलती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं और वस्तुओं का निर्माण करते हैं। साबुन, ऐसे ही कोलगेट है, ये कई देशों में चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो इनको देख लेना है, निर्देशन के अनुसार इसको आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अपनी पसंद के किसी भी भारतीय उद्योग या सेवा को लीजिए। उद्योग के निम्नलिखित पहलुओं पर लोगों के साक्षात्कारों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की कतरनों, पुस्तकों, दूरदर्शन एवं इंटरनेट से जानकारियां प्राप्त और फोटो संकलित करें। जैसे दिया है, इसमें 5-6 पॉइंट दिए हैं। उद्योग में विविध उत्पादक कंपनियां, जो कंपनियां हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे अभी कोरोना काल में ये सीरम कंपनी के द्वारा वैक्सीन बनाई गई है ना। क्या उत्पाद
अन्य देशों को निर्यात होता है, तो हाँ कई देशों के लिए इसने निर्यात किया है, कई देशों में वैक्सीन पहुंचाई है। क्या उत्पादकों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? तो हाँ, ये रैनबैक्सी का जो है रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है, ये कई देशों में पहुंचाया गया है। उद्योग में प्रतिस्पर्धा, तो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा तो है ही। विश्व के कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह की वैक्सीन बनाने में या कोरोना के इलाज के लिए जो भी दवाइयां हैं उनको बनाने में लगे हैं। तो ऐसे हर क्षेत्र में, केवल दवाइयों में नहीं या मेडिसिन में नहीं, हर क्षेत्र में इस तरह की कंपनियों में प्रतिस्पर्धा है। उद्योगों में कार्य परिस्थितियाँ कैसी, क्या परिस्थितियाँ उस उद्योग की हैं, उसके विषय में क्या विगत 15 वर्षों में उद्योग में कोई बड़ा बदलाव आया है, तो इसको भी नोटिस करना है कि विभिन्न अखबारों या नेट के माध्यम से जानकारी हासिल करके उद्योग में कार्यरत लोगों की समस्याएं, उस उद्योग से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो। ये इस तरह से हमारा वीडियो पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।